चलो रिवाइज करते हैं शुरुआत से, फंडामेंटल राइट से शुरुआत कैसे करते हैं। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक क्या पढ़ा था? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जिसमें कि सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14 क्या बताता है? समानता के अधिकार में दो शब्दों के बारे में, कौन कौन से? विधि के समक्ष समता और विधि का समान, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कैसा शब्द है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। और सामने वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया है? और सामने वाला, इसका मतलब क्या होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का? कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? समान हैं। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहते हैं? समान परिस्थितियों में ही समान व्यवहार किया जाए। आर्टिकल नंबर 361, यही पर इसके कुछ अपवाद पड़े थे, उसमें आर्टिकल नंबर 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिए गए हैं कुछ विशेष अधिकार। क्या विशेष अधिकार? उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं चल सकता, उनके खिलाफ सिविल केस चलाने से पहले 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, उन्हें अरेस्ट नहीं किया और उनके पद पर रहते हुए जो भी कोई कर्तव्य है उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 एक में क्या पढ़ा था? किसी के साथ में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) के अंदर क्या पढ़ा था? जो पब्लिक प्लेसेस है, सार्वजनिक स्थान है, वहां पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(3) के अंदर क्या पढ़ा था? महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। 15(4) के अंदर क्या पढ़ा था? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए भी विशेष योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। 15(5) के अंदर क्या पढ़ा था? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय में आरक्षण की व्यवस्था रखी जा सकती है, लेकिन यह व्यवस्था अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के अंदर नहीं होगी, लिखा था। उसके बाद आर्टिकल 15(6) के अंदर क्या है? AWS को 10% आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद आर्टिकल 16(1) के अंदर क्या पढ़ा था? लोक नियोजन में अवसरों की समानता और किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंशानुगत के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16(3) में क्या बताया था? यदि निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव करना भी है तो इसके लिए नियम किसके द्वारा बनाया जाएगा? संसद के द्वारा बनाया जाएगा। 16(4) के अंदर क्या पढ़ा था? आरक्षण की व्यवस्था रखी जा सकती है। 16(4)(a) के अंदर क्या पढ़ा था? प्रमोशन के अंदर आरक्षण दिया जा सकता है। 16(4)(b) के अंदर क्या पढ़ा था? बैकलॉग भर्तियों में आरक्षण की व्यवस्था हो सकती है। 16(5) में क्या पढ़ा था? धार्मिक स्थान जो है वहां पर धर्म विशेष के लिए सीटें आरक्षित रखी जा सकती है। 16(6) में क्या पढ़ा था? EWS को 10% आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। और आर्टिकल 17 में क्या था? अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कानून इसके लिए बनाया गया है। कौन सा कानून? पहले था अस्पृश्यता निवारण 1955, लेकिन बाद में 1976 सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1976 जो है वो ना दिया। ठीक है ना। और भी कुछ था क्या अस्पृश्यता में? सबरीमाला केस में कह दिया कि सारी चीज, यह एक क्या है? पूर्ण अधिकार, इसका कोई अपवाद नहीं। आर्टिकल नंबर 18 क्या था? अबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। पहला पॉइंट क्या था? राज्य, शिक्षा और सेना के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करे। भारतीय नागरिक विदेश से उपाधि लेके नहीं आएगा। 18(3) में क्या था? भारतीय विदेशी नागरिक जो भारत सरकार की सेवा में है राष्ट्रपति से पूछ के ही कोई उपाधि ले सकता है, और भारतीय नागरिक जो विदेश में है तो वो भी टाइटल वगैरह उसको कुछ भी मिलता है तो राष्ट्रपति की अनुमति। बालाजी राघवनवाद क्या था? बालाजी राघवनवाद 1996 क्या था? कि जो भी भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ये सब जो है वो क्या है? केवल सम्मान है, टाइटल
नहीं है, और इनका नाम के अंदर आगे प्रयोग भारत रत्न पुरस्कार के बारे में जानते हो? कब शुरुआत हुई थी? 1954 के अंदर। एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को मिलता है? कितने रुपए मिलते हैं इसमें? कौन ये अवार्ड जो है वो मतलब कि कौन सी समिति के द्वारा दिया जाता है? जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। अच्छा, क्या विदेशी लोगों को मिल सकता है? क्या मिल सकता है? किन विदेशी लोगों को आज तक मिला है? मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफार खान। क्या ये मरणोपरांत भी मिल सकता है? क्या शुरुआत से मिल रहा है? क्या तो फिर 1955 से ये मरणोपरांत रूप से भी मिल रहा है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 19 से 22 क्या पढ़ा था हमने? स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 19 क्या पढ़ा था? आर्टिकल नंबर 19 में 19(1)(a) वाक है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद शांतिपूर्ण सम्मेलन, उसके बाद संघ बनाने का अधिकार, उसके बाद अबाध विचरण, उसके बाद आवास का अधिकार, उसके बाद क्या? अरे आजीविका तलाश था ना, संपत्ति का अधिकार, और उसके बाद कौन सा? आजीविका का। इसके ऊपर बहुत सारी क्या लगाई गई हैं? रेस्ट्रिक्शंस। इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन कौन से आर्टिकल में है? 19(2) में। कौन से आर्टिकल में थी? 19(2) में। बता सकते हो कितनी रिस्ट्रिक्शंस थी? 8। कौन कौन सी? एक तो था पब्लिक ऑर्डर, एक था देश की एकता और अखंडता, और एक राज्य की सुरक्षा, और मानहानि, न्यायालय की अवमानना, अपराध उद्दीपन, और कौन से रह गए? नैतिकता। एक और रह गया, दूसरे राज्यों के साथ में अच्छे संबंध। यदि मैं आपसे ये पूछ लूं कि इनमें से कौन से 8 में से कौन सी रिस्ट्रिक्शंस बाद में जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन से? पहले संविधान संशोधन 3 जोड़ी थी, याद है क्या? कैसे याद करवाया था? FPI। क्या याद करवाया था? FPI। जैसे FDI और FPI होते ना, तो F का मतलब क्या बताया था? फॉरेन, दूसरे देशों के साथ में अच्छे संबंध। P का मतलब क्या बताया था? पब्लिक ऑर्डर। और I का मतलब क्या बताया था? इंसाइटमेंट टू क्राइम। ठीक है ना? तो ये 3 बाद में जोड़े गए थे। इस तरीके से सारी बातें बताई थी। इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन कौन से आर्टिकल में है? 19(3) में। इसके ऊपर 19(4) में। इन दोनों के ऊपर 19(5) में। और इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन कौन से में है? 19। मुझे बताएंगे आर्टिकल नंबर 20 के अंदर क्या क्या बातें बताई? 3 बातें पढ़ी थी। पहली बात, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो। क्या मतलब हुआ इसका? जिस समय में जो कानून बना हुआ है उसी कानून के तहत सजा दी जा सकती है। 20(2) के अंदर क्या था? एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। 20(3) के अंदर क्या था? 20(3) के खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद आर्टिकल नंबर 21 में हमने पढ़ा कि किसी व्यक्ति को विधि की स्थापित प्रक्रिया के बिना प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यहां पर हमने 2 केसेस के बारे में पढ़ा। एक तो था AK गोपालन केस और दूसरा था मेनका गांधी केस। AK गोपालन केस क्या कहता है? यह आर्टिकल 21 की संकीर्ण व्याख्या करता है और कहा कि जो भी रिव्यू किया जाएगा वो किसके तहत किया जाएगा? विधि की स्थापित प्रक्रिया के तहत ही किया जाए। ये विधि की स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? जापान से। कहां से ली गई है? जापान। क्या मतलब होता है इसका? केवल जो कानून में लिखा हुआ है हम तो अक्षर से उसका पालन करेंगे। और जीवन के अधिकार का क्या अर्थ बताया इसके अंदर? केवल जीवित रहना और बंधक नहीं बनाया जाना। और फिर उसके बाद में कौन सा केस आया? मेनका गांधी केस 1978। उसमें कौन सा शब्द लिया? विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है? कि जो वाकई में कानून की उचित प्रक्रिया है उसका पालन किया जाएगा, जो कानून में अक्षर से लिखा हुआ उसका पालन नहीं किया जाए। ये शब्द कहां से लिया? USA से लिया। हमारे संविधान में तो कौन सा लिखा हुआ है? विधि की स्थापित करे, लेकिन पालन किसका किया जाता है? विधि की सम्यक। इसमें जीवन के अधिकार का क्या अर्थ बताया? गरिमापूर्ण जीवन। और गरिमापूर्ण जीवन में बहुत सारी बातें जो है एड ऑन होती रही। आर्टिकल 21A में क्या था? शिक्षा का अधिकार। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा?
86 में। और क्या क्या लिखा है इसके अंदर? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 22 में क्या था? गिरफ्तारी के समय में दिए गए अधिकार। एक व्यक्ति को कितने अधिकार दिए? कौन कौन से? कारण जानने का अधिकार, वकील से परामर्श का अधिकार और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार। लेकिन 2 लोगों को यह अधिकार नहीं दिए गए थे। किन लोगों को? एक तो शत्रु देश के नागरिकों को और दूसरा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार हैं उन लोगों को। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन वालों को भी कुछ अधिकार तो दिए गए थे। क्या क्या? कारण जानने का अधिकार और अपील करने का अधिकार और 3 महीने से अधिक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 23 और 24 में क्या पढ़ा था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? बेगार, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, इन सब पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन राज्य अनिवार्य सेवा लागू कर सकता, उसके लिए वेतन देने के लिए बाध्य। लेकिन भेदभाव किस आधार पर? धर्म, मूलवंश, जाति और वर्ग। चौथे नंबर पर क्या था? वर्ग। आर्टिकल नंबर 24 में क्या पढ़ा था? बच्चों से बाल श्रम जो है नहीं करवाया जाए। इसके लेकर कौन सा कानून बना हुआ है? 2016 का कानून बना हुआ है। उसमें किस आधार पर बांटा है? 14 वर्ष के बच्चे और 14 से 18। 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या कहा गया? किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करा। और 14 से 18 वर्ष वालों को खतरनाक उद्योगों के अंदर नहीं लगाया जाए। उसके बाद आर्टिकल 25 से 28 क्या पढ़ा हमने? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले आर्टिकल 25 में क्या पढ़ा? धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार का अधिकार। उसके ऊपर कुछ लगाई गई है लिमिटेशन, सीमाएं। क्या सीमाएं लगाई गई है? नैतिकता, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और अदर फंडामेंटल राइट। यहां पर हमने एक प्रिंसिपल सिद्धांत भी पढ़ा था। कौन सा? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस प्रिंसिपल। धर्म की अनिवार्यता का क्या कहता है भाई ये सिद्धांत? ये सिद्धांत क्या कहता है? जो चीजें धर्म के लिए अनिवार्य है केवल उसी चीजों को संरक्षण मिलेगा, बाकियों को नहीं। यदि किसी भी अदर फंडामेंटल राइट के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो सिर्फ किसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? जो आपके धर्म की अनिवार्य प्रथा है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, सिर्फ उसी को। आर्टिकल नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है? धार्मिक ट्रस्ट बनाने का अधिकार, उसे संचालित करने का अधिकार, धार्मिक कार्यक्रम को प्रबंधन करने का अधिकार, चल या फिर अचल संपत्ति रखने का अधिकार। लेकिन ये सब होगा कैसे? विधि के दायरे में। इसके ऊपर भी 3 लिमिटेशन बताई। आर्टिकल नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है? कर नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल नंबर 28 के अंदर क्या लिखा है? धार्मिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में तो नहीं दी जाए, प्राइवेट स्कूलों में दी जा सकती है लेकिन बाध्य, और जो धर्म के लिए बने हुए संस्थान है वहां पर दी जा सकती है। आर्टिकल 29 और 30 में हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 29 और 30 के अंदर क्या पढ़ा? माइनॉरिटी को दिए गए अधिकार। सबसे पहले हमने क्या जाना? माइनॉरिटी होता क्या है? क्या बताया क्या होता है माइनॉरिटी? जिनकी संख्या क्या हो? कम हो। ठीक है। कितने आधार पर बांटे गए हमारे यहां पर? 2। कौन कौन से? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 30 में। देखो लिखा भी है कि अनुच्छेद 30 के अनुसार कितने प्रकार के अल्पसंख्यक है? 2। कौन कौन से? रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। इनमें से किसकी परिभाषा संविधान में लिखी गई है? किसी की भी परिभाषा संविधान में नहीं लिखी है। रिलीजियस की कहां लिखी गई है? एक एक्ट है हमारा, कौन सा? नेशनल माइनॉरिटी एक्ट 1992। उसमें कितने धर्मों को? 6 धर्मों। कौन कौन से? बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और मुस्लिम। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की डेफिनेशन कहां लिखी गई है? इसकी डेफिनेशन कहीं भी नहीं लिखी गई है। तो पिछली क्लास में, अब आ जाते हैं अपन पिछली क्लास से। अभी तक तो हमको पिछली 8-10 क्लासों का रिवीजन करके आ गए। अब हम आ जाते हैं पिछली क्लास से। आर्टिकल नंबर 29 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था
कि यह माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए है। बात क्लियर है? ये जो आर्टिकल है ये किसके लिए? माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए। इसमें लिखा था कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी लिपि को, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी लिपि को संरक्षित करने का अधिकार रखता है और किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के समय में उसके साथ धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया। आर्टिकल नंबर 30 में हमने कहा कि जो माइनॉरिटी है वो कौन सी माइनॉरिटी? तो हमने कहा रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक, वो अपने लिए शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना जो वो कर सकते हैं। ठीक है। और इस शैक्षणिक संस्थान का यदि क्या करना पड़ जाए? अधिग्रहण करना पड़ जाए। बताया था कि नहीं बताया था? इस शैक्षणिक संस्थान का यदि अधिग्रहण करना पड़ जाए तो पर्याप्त क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। क्या किया जाएगा? पर्याप्त क्षतिपूर्ति राशि दी जाए। और एक ये भी पढ़ा था आर्टिकल 30(2) के अंदर कि राज्य इनके साथ फंडिंग देते समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये सब बातें पढ़ी थी हमने आर्टिकल 29 और 30 के अंदर, और कहा था कि जो भी थोड़ी बहुत बातें बची है वो घर से लिख के ले आना। लिख लिया है? कोई है क्या जिसने नहीं लिखा अभी तक? उसके बाद में आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल नंबर 31 में क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। और हमने कहा था कि पहले ये क्या हुआ करता था? फंडामेंटल राइट, लेकिन अब ये क्या बन चुका है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या बन चुका है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पहले कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 31 में, और अब कौन से में है? 300A के अंदर। लेकिन आज के समय में भी यदि कोई भी प्रॉपर्टी को सरकार छीनना चाहती है तो कैसे छीन सकती है? कानून के माध्यम से ही छीन सकती है, क्योंकि ये अभी भी हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन इसको यहां से हटा दिया। कौन से संविधान संशोधन से? 44वें संविधान संशोधन। कौन से? 44वें संविधान संशोधन। इसके अलावा आपको एक दो बातें और भी आपको पहले से पता है। आर्टिकल 31B में और आर्टिकल 31C में क्या लिखा हुआ है? चलो इसको अपन जो वो पढ़ लेते हैं। तो यहां तक की बातें तो सब लोगों को क्लियर है क्या?